नमस्कार प्रिय छात्रों, सुनील सर जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके लिए ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले मेरे द्वारा आपके लिए पाषाण युगीन सभ्यता के 3 चरणों का विकास करा दिया गया। तो आइए, प्राचीन काल, भारत के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का विकास नव पाषाण काल के बाद से प्रारंभ हो गया था। इसका जो समय है, यानी कि जो अवधि काल है इसका, वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय के बीच में माना जाता है। बच्चों, ताम्र पाषाण काल को अंग्रेजी में चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। इसको आप व्यवहारिक तौर पर कॉपर स्टोन एज भी कह सकते हैं। आप देखिए, कॉपर स्टोन एज का विकास अधिकांशतः इतिहासकारों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के बाद स्वीकार किया गया है, लेकिन टेक्निकली आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ताम्र पाषाण काल का विकास जो है वो हड़प्पा सभ्यता से पहले माना जाता है। आप देखिए बच्चों, अगर हम बात करें क्यों, तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग हुआ करते थे उनके द्वारा कांसा का प्रयोग किया गया था, और हड़प्पा में जब कांसा का प्रयोग किया गया तो कांसा एक मिश्रित धातु है जिसका निर्माण तांबा और टिन से होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि तांबा पहले से उनके द्वारा प्रयोग किया गया था, यानी कि तांबा की खोज उससे भी पहले हो चुकी है। तो बच्चों, तांबा जिस काल में खोजा गया है वो ताम्र पाषाण काल होगा, यानी कि टेक्निकली आधार पर हड़प्पा सभ्यता से पहले ताम्र पाषाण काल को माना जाता है। इसका समय 4000 से 2500 ईसा पूर्व है। बच्चों आप देखो भाई, ताम्र पाषाण काल ये रहा, ठीक है ना, और इसके बाद जो आता है वो कौन आता है? हड़प्पा काल। कौन आता है बेटा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी को हम कहते हैं। इसका समय जो है बच्चों वो 2500 से 1750 के बीच है। आप देखिए बच्चों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इससे कंपैरिजन करके हम कॉपर स्टोन एज को पढ़ते हैं। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई थी भारत के, वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में हुई थी। यहां पर थी एक सिंधु नदी, ओके, और इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन ताम्र पाषाण काल सभ्यता का जो विकास हुआ था वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओके, और राजस्थान वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में विकास हुआ था। तो ताम्र पाषाण काल जो है वो ग्रामीण संस्कृति है। कैसी है? ग्रामीण संस्कृति है। इस संस्कृति के बहुत सारे स्थलों का विकास पहले हो चुका था हड़प्पा से, ठीक है ना। कुछ स्थलों का विकास हड़प्पा के समय में हुआ था, और कुछ स्थलों का विकास, यानी कि कुछ ग्रामीण संस्कृतियों का विकास हड़प्पा के बाद में हुआ था। ओके, तो हड़प्पा से कंपैरिजन करके इसके टाइम पीरियड को हम नोट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हड़प्पा का टाइम पीरियड 2500 से 1750, ठीक है। 1750 से पहले, सॉरी 2500 से पहले हैं कुछ कल्चर्स, कुछ इस टाइम पीरियड के बीच की हैं और कुछ इसके बाद की हैं कल्चर, ठीक है ना। अलग अलग चरण में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का जन्म हुआ था। ये सभी संस्कृतियां जो थी ग्रामीण संस्कृति हैं। कैसी हैं? रूरल कल्चर है, विलेज कल्चर है। जो मुख्यतः देखा जाए तो कहां प्राप्त हो रही है? महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कृति मानी जाती है बच्चों, वो 3 संस्कृतियां हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण संस्कृति है गणेश्वर संस्कृति, दूसरी महत्वपूर्ण संस्कृति है मालवा संस्कृति। कौन सी आती है बच्चों? बोलो। मालवा संस्कृति, ओके। और तीसरी महत्वपूर्ण जो संस्कृति मानी जाती है वो मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें जैसे कायथा, जोरवे, ऐरण, ये सब संस्कृतियां मानी जाती है। तो मालवा पहली संस्कृति जो है वो कौन सी है? गणेश्वर संस्कृति है। गणेश्वर क्षेत्र बच्चों जो है वो वर्तमान राजस्थान के जोधपुर वाले क्षेत्र में है। गणेश्वर, उस गणेश्वर रीजन में कॉपर स्टोन एज, ताम्र पाषाण काल के बहुत सारे पुरास्थलों की खोज हुई, बहुत सारे पुरास्थलों की खोज हुई। उन सब पुरास्थलों में जिन संस्कृतियों का जन्म हुआ वे सब की सब संस्कृतियां कैसी थी? ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो आइए बच्चों, हम गणेश्वर संस्कृति के और उसके महत्वपूर्ण पुरास्थलों की जानकारी के संबंध में अध्ययन करते हैं
और उससे पहले हम ताम्र पाषाण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम उस चीज को देखेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ, और साथ ही साथ में मैं जिस स्लाइड को ओपन करूंगा आप साथ ही साथ उसको नोट करते चलिए। तो बच्चों, ऐसे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, वो अभी वीडियो को स्टॉप करें और अपना पेन कॉपी लेकर बैठे और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलें। एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खासतौर से पीसीएस, खासतौर से पीसीएस, आईएएस प्री, ठीक है ना, आईएएस प्री और एसएससी, ठीक है ना, और सभी स्टेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे ताम्र पाषाण काल के पहले। इस काल में मानव ने पत्थर के साथ साथ पहली बार तांबा धातु का प्रयोग किया, जिस कारण इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। अंग्रेजी में बच्चों इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज। इसी संस्कृति में यानी कि ताम्र पाषाण काल के दौरान ही मानव के द्वारा ग्रामीण समुदाय का विकास किया गया था। यानी कि बच्चों, इससे पहले जो नव पाषाण काल था, नव पाषाण काल था, उस नव पाषाण काल में, किसमें? नव पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा ग्रामीण समुदाय का विकास नहीं किया गया था। वो अलग अलग निवास करता था, एक घर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। लेकिन जब उसके बाद ताम्र पाषाण संस्कृति का जन्म हुआ तो लोग इकट्ठे घर बनाकर निवास करना सीख गए, यानी कि एक समुदाय में रहने लगे। तो सामूहिक आवास का प्रारंभ किस काल में हुआ? ताम्र पाषाण काल में हुआ। इसलिए ग्रामीण समुदाय का विकास किसमें मानते हैं? ताम्र पाषाण काल में। तो बच्चों, ग्रामीण समुदाय होने के कारण इस संस्कृति को क्या नाम दिया गया? ग्रामीण संस्कृति, ओके, रूरल कल्चर। इस संस्कृति के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, जिस पर उनकी जीविका, जिस पर उनका जीवन निर्भर था, वो क्या था बच्चों? कृषि। कृषि और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? पशुपालन। दूसरा महत्वपूर्ण पशुपालन। तो अगर हम बात करें, जब भी क्वेश्चन आए कि ताम्र पाषाण काल में मुख्य व्यवसाय क्या था, आंसर में कृषि लगाना है। अगर कृषि ऑप्शन ना हो तो पशुपालन लगाना है। और इन लोगों के द्वारा मिट्टी से बने हुए कच्चे मकानों में निवास किया जाता था, पक्के मकान नहीं थे। तो जब कच्चे मकान थे, कृषि व्यवसाय था, पशुपालन था, तो ये सब किस चीज के संकेत मिलते हैं? एक ग्रामीण संस्कृति के विकास के संकेत मिलते हैं, ओके। ताम्र पाषाण काल में इन लोगों के द्वारा धातु प्रगलन का विकास किया गया। धातु प्रगलन जानते हैं बच्चों? धातु को पिघलाकर उससे शुद्ध धातु प्राप्त करना, ओके। क्योंकि जो तांबा इन्होंने बर्तन बनाए थे वो शुद्ध तांबे के थे, तो इसका मतलब प्योर तांबा तो इनको कहीं खदान में मिला नहीं था। इनके द्वारा जो रॉ मटेरियल के रूप में तांबा प्राप्त किया गया था, उस तांबे को इन्होंने पिघलाकर गलाकर प्योर कॉपर निकाला, जिससे इनके द्वारा प्योर कॉपर के बर्तन बनाए जाने लगे। तो जब बच्चों धातु को पिघलाकर प्योर कॉपर निकाला गया, उसी प्रोसेस को क्या बोला गया है? धातु प्रगलन की प्रक्रिया। धातु प्रगलन की प्रक्रिया, मेटलर्जिकल प्रोग्रेस, ओके। हम अगर बात करें, तांबे के सर्वाधिक उपकरण गुंगेरिया से प्राप्त हुए थे बच्चों। ये गुंगेरिया, जब भी क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक ताम्र निधि ताम्र पाषाण काल में कहां से प्राप्त हुई, तो गुंगेरिया से, ओके। गुंगेरिया मध्य प्रदेश के गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। ताम्र पाषाण काल में मृदभांड, ये मृदभांड जानते हैं बच्चों? मिट्टी से बने हुए बर्तन को मृदभांड कहते हैं। तो इस काल में जो मृदभांड था वो काले और लाल रंग का हुआ करता था। कैसा था बच्चा? ब्लैक एंड रेड वेयर। यानी कि इस काल का जो मृदभांड था, मिट्टी का जो बर्तन था, उसको VRW कहा गया है। जबकि इससे पहले नव पाषाण काल का जो बर्तन था उसको चित्रित धूसर मृदभांड कहा गया, यानी पेंटेड ग्रे वेयर। तो सबसे पहले किस बर्तन का प्रयोग किया गया था मानव की सभ्यता में? PGW का, जो नवपाषाण काल में था। उसके बाद BRW बर्तन का आविष्कार, ओके। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं बच्चों।
ताम्र पाषाणकालीन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा, यानी कि स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस की वर्शिप किया करते थे। और इनका जो धार्मिक प्रतीक था बच्चों, वो क्या था? वृषभ, यानी कि सांड इनका धार्मिक चिन्ह हुआ करता था, और मातृ देवी की ये पूजा करते थे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा का हल्का फुल्का विकास देखने को मिलता है। आइए ताम्र पाषाण कालीन की संस्कृतियों का विकास क्रम पढ़ते हैं, क्योंकि कॉपर स्टोन एज में जिन ग्रामीण संस्कृतियों का विकास हुआ उनको कालक्रम के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। बच्चों कंपैरिजन हमेशा किससे करनी है? हड़प्पा से। तो बच्चों कुछ संस्कृतियों का विकास हड़प्पा से पूर्व हुआ था, इसलिए उन संस्कृतियों को किस युग में मानते हैं हम? पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र संस्कृतियां, जिनका विकास 4000 से 2600 ईसा पूर्व हुआ था। वो संस्कृतियां कौन सी थी? सोथी संस्कृति और झूकर संस्कृति। कुछ ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का जन्म हड़प्पा काल में हुआ था, यानी कि वो हड़प्पा के समकालीन है, जैसे आहाड़ बनास संस्कृति और गणेश्वर संस्कृति। ठीक है, इनका विकास क्रम 2600 से 1800 ईसा पूर्व है। और बच्चों कुछ संस्कृतियों का विकास हड़प्पा काल के बाद हुआ, उनको उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र संस्कृतियां नाम दिया गया था, जो 2000 से 1400 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। 2000 से 1400 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। आप देखो बच्चों, इसमें मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, एरल संस्कृति, जोरवे संस्कृति को महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखिए नीचे जो पिक्चर दी गई है, इसमें ताम्र पाषाण काल के कितने स्मार्ट बर्तन दिए गए हैं। आप समझिए कितने अच्छे से ये प्रगलन करके, मेटलर्जिकल करके, वो प्योर कॉपर निकाल कर उससे बर्तन बनाने की कला को विकसित कर चुके थे। ठीक है, और ये जो बर्तन इधर दे रखा है बच्चों, यही है VRW बर्तन। कौन सा? VR, यानी कि ब्लैक रेड वेयर। VRW बर्तन, यानी कि इसका आधा हिस्सा काला है, नीचे का हिस्सा रेड कलर का मिला है। ओके, तो ये लाल काले रंग के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। ओके, अब देखिए ताम्र पाषाण काल की संस्कृति में कुछ इंपोर्टेंट कल्चर्स हैं, जो विलेज कल्चर हैं सबकी सब। ठीक है, उनके महत्वपूर्ण फैक्ट हम पढ़ेंगे। ओके, तो नोट करते चलिए बच्चों। ठीक है, आप देखिए यह जो वीडियो बनाया जा रहा है वो बाइलिंगुअल में है, एक तरफ हिंदी की स्लाइड, एक तरफ अंग्रेजी की स्लाइड, दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया बाइलिंगुअल है। तो अंग्रेजी के और हिंदी माध्यम के बच्चों दोनों ही आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आगे देखिए गणेश्वर संस्कृति। बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो साथ ही साथ में इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है ना, और अपने मित्र, अपने साथी जो कंपटीशन की तैयारी करते हो, ठीक है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक उनका भी अच्छे से लर्न किया जा सके। तो देखिए जरा, यह संस्कृति राजस्थान के जोधपुर में सोहन नदी किनारे स्थित है। गणेश्वर संस्कृति को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। क्या माना जाता है? मदर ऑफ चालकोलिथिक एज, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है बच्चों इसे। ये क्वेश्चन TCS, IAS और UGC नेट में कई बार रिपीट हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, यानी कि ताम्र पाषाण काल युग की शुरुआत गणेश्वर संस्कृति से ही होती है। और इस गणेश्वर संस्कृति का जो पूरा क्षेत्र है उसमें आहाड़, गिलुंद और बालाथल सबसे महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें बच्चों, देखा जाए कुल मिलाकर कि इस काल के दौरान जो गिलुंद था, बालाथल था और आहाड़ था, ठीक है, इन तीनों से बहुत ही महत्वपूर्ण तांबा के बने हुए उपकरण और बर्तन प्राप्त हुए हैं। आप देखिए बच्चों, ये तांबा के बर्तन बनाते थे तो तांबा कहां से लाते थे? गणेश्वर संस्कृति में एक खान हुआ करती थी जिसको बोला जाता है खेतड़ी की खान। कौन सी खान है बच्चों? बोलो, खेतड़ी की खान। ठीक है ना, आप देखिए अगर हम बात करें, खासतौर से देखा जाए खेतड़ी की खान जो है, ठीक है ना, इसमें सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता था। आज भी भारत में सबसे ज्यादा तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खान से ही प्राप्त होता है। कहां से?
खिचड़ी की खान से ही प्राप्त होता है, जो भारत सरकार के अधीन है। ये लोग यहाँ से तांबा का उत्पादन करके सिंधु सभ्यता के लोगों को, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बेचते थे, है? और इस संस्कृति का जो आहार स्थल है, जिसको आहार संस्कृति नाम दिया गया, ये भी राजस्थान में है। इसका नाम ताम्बती संस्कृति भी है। इसको ताम्बती संस्कृति या ताम्रवती संस्कृति भी कहते हैं। क्योंकि बच्चों ये बनास नदी के किनारे विस्तृत थी, इसलिए इसको वनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है गिलुंद, जहां से पक्की ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। क्या मिले हैं बच्चों? पक्की ईंटों से निर्मित मकान। एकमात्र स्थल है जहां से पक्की ईंटों से बनाए गए मकान प्राप्त हुए हैं। ओके, तो नोट करिए यहां तक बच्चों, ठीक है। आगे हम बात करें मालवा संस्कृति। ओके, गणेश्वर संस्कृति पढ़े, अगला देखो मालवा संस्कृति। यह संस्कृति मध्य प्रदेश में विस्तृत थी, जिसमें कायथा, एरण और नवदा टोली बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। बच्चों मालवा संस्कृति के जो बर्तन प्राप्त हुए थे ना, वो पूरी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में सबसे अच्छे बर्तन थे। इसलिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी क्वालिटी के बर्तन जो प्राप्त हुए थे वो किस काल में प्राप्त हुए थे? पाषाण काल की मालवा संस्कृति में, ठीक है ना। इस मालवा संस्कृति में सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था? नवदा टोली। कौन सा था बच्चों? नवदा टोली। ये पूरी मालवा कल्चर का सबसे बड़ा सिटी हुआ करता था, ठीक है। क्वेश्चन अगर कई बार रिपीट हो चुका है ये पीसीएस वगैरह में, एसएससी वगैरह में, कि नवदा टोली, ठीक है ना, किस संस्कृति का महत्वपूर्ण पूरा स्थल था? तो मालवा संस्कृति का। ओके बच्चों, मालवा संस्कृति की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो ये है कि इस संस्कृति के लोग डेड बॉडी यानी शवों को अपने घर के अंदर ही दफना दिया करते थे। जो मृतक होते थे, जिनके परिवार में मृत्यु हो जाती थी, वो कहीं बाहर नहीं दफनाने जाते थे। जलाने की परंपरा तो थी नहीं, ठीक है, दफनाने की परंपरा थी। तो ये लोग, भाई दफनाने की परंपरा किस काल में विकसित हुई थी? बोलो, मध्य पाषाण काल में। लेकिन वहां दफनाने की परंपरा इस प्रकार से विकसित हुई थी कि वो घरों से दूर दफना दिया करते थे। लेकिन ताम्रपाषाण काल में मालवा संस्कृति के लोग डेड बॉडी को अपने घर के अंदर ही गड्ढा खोद कर दफना रहे हैं। ओके, चलिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए बच्चों। तो मालवा संस्कृति में भी बहुत सारे छोटी छोटी संस्कृतियों का विकास हुआ था। देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति मालवा वाले क्षेत्र में ही है, ठीक है ना। ये उज्जैन मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आती है। यहाँ एक बर्तन में लगभग 40,000 मनका, 40,000 मनका जानते हो बच्चों? मनका का मतलब होता है मोती। मनका का मतलब क्या बच्चों? मोती, ठीक है ना। और जानते हैं टेराकोटा की मिट्टी से बने हुए ये मोती किससे बने हुए बच्चों? टेराकोटा। ओके, टेराकोटा की मिट्टी। टेराकोटा जानते हो? टेराकोटा उसे कहते हैं जो आग में पकाकर स्ट्रॉन्ग की जाती है मिट्टी, उसको टेराकोटा कहते हैं। और ये पेंट कर लेते थे उसके चारों ओर। तो 40,000 मन के प्राप्त हुए एक बर्तन में। और बच्चों इसी संस्कृति से बहुत सारे तांबे से बने हुए आभूषण प्राप्त हुए। यानी कि कह सकते हो कि कायथक संस्कृति के लोग आभूषणों के बहुत शौकीन थे, मोतियों की माला पहनते थे। बच्चों मालवा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है एरण, ठीक है ना। तो एरण संस्कृति कहां पर विकसित हुई? एमपी में। यह संस्कृति मध्य प्रदेश में वीना नदी किनारे स्थित है। यहां सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज प्राप्त हुई थी? घोड़े की नाल के आकार में दुर्ग। दुर्ग जानते हैं किसे कहते हैं? किला। दुर्ग किसे कहते हैं बच्चों? किला, यानी कि फोर्ट। किसे कहते हैं? फोर्ट को कहते हैं। घोड़े की नाल में, यानी इस प्रकार की शेप में क्या मिला है इनको? एक किला के एविडेंस मिले हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को कि कॉपर स्टोन एज में किस संस्कृति से प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे या दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो हमेशा आंसर में आपको बच्चों एरण संस्कृति लगाना होता है। चलिए इसके बाद हम बात करें ताम्रपाषाण काल की तीसरी महत्वपूर्ण संस्कृति के रूप में किसका नाम मिलेगा बच्चों?
जोरवे संस्कृति का नाम। यह संस्कृति महाराष्ट्र में विकसित हुई और इस संस्कृति के दो महत्वपूर्ण पुरास्थल माने जाते हैं। उनमें एक स्थल है इनाम गांव और दूसरा है दैमाबाद। ओके बच्चों, इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस, स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये लोग मातृ देवी की तो पूजा करते ही थे। आप देखिए यहाँ के लोग गोलाकार झोपड़ियों में निवास करते थे, यानी कि पक्के मकान में तो रहते नहीं थे ये, तो घास फूस से ये झोपड़ियां बना लेते थे। जैसे आप कभी भी टूरिज्म पर जाइए तो वहां पर ना किसी होटल वगैरह के सामने एक गोलाकार झोपड़ियां वगैरह बनी होती हैं, जिसके नीचे बैठकर लोग खाना वगैरह खा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये गोलाकार झोपड़ियां होती थी इस टाइप से, ठीक है। इनके ऊपर कैप होता था ऐसे गोल, ओके। और ये क्या करते थे बच्चों, इन झोपड़ियों को चारों ओर से गीली मिट्टी के लेप से ढक दिया करते थे, जिससे अंदर ठंडी हवा या लू जो गर्म हवा चलती है वो अंदर प्रवेश ना करे, छोटे छोटे कीट पतंगा अंदर प्रवेश ना करे। और बच्चों इनका ये जो गांव होता था ना, ये अपने गांव के चारों तरफ, ये अपने गांव के चारों तरफ एक खाई खोद दिया करते थे, और उस खाई में क्या भर देते थे, पानी। जिससे क्या होता था, जो जंगली जानवर होते थे, ठीक है, वो इनके गांव में प्रवेश नहीं करते थे, इस खाई को तो पार कर नहीं सकते वो, ठीक है। तो सुरक्षा के उद्देश्य से ये गांव के चारों तरफ खाई बना दिया करते थे। जोरवे संस्कृति का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल दैमाबाद है, ठीक है ना बच्चों। दैमाबाद से कांसे की अनेक वस्तुओं के भंडार मिले हैं। देखो बच्चों, ताम्र पाषाण काल में मेनली डिस्कवरी किसकी हुई है, कॉपर की। कभी भी क्वेश्चन आए कि मनुष्य के द्वारा यूज किए जाने वाली फर्स्ट मेटल क्या है, कॉपर। फर्स्ट मेटल ह्यूमन के द्वारा यूज की जाने वाली कौन है, कॉपर है। बच्चों कॉपर जब डिस्कवर होगा उसी के बाद तो कॉपर से बनेगा कांसा। और आप देखो, जब इसको कॉपर स्टोन एज बोला है तो इसका मतलब कांसा कहां से बना, क्योंकि बच्चों जोरवे संस्कृति जो है वो हड़प्पा के काल के बाद की है, और हड़प्पा काल में कांसा विकसित हो चुका था, तो कांसा जोरवे संस्कृति में भी प्रवेश कर चुका है। ओके, तो पूरी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से अगर कांसा की वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिले, दैमाबाद से मिले। ओके, इन कांसे की वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण बच्चों कांसे का, ब्रॉन्ज का बना हुआ रथ का एविडेंस माना जाता है। एक ब्रॉन्ज मेड रथ है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस। बच्चों ये जो दैमाबाद शहर है ना, इस संस्कृति का, ये पूरे कॉपर स्टोन एज का सबसे बिगेस्ट सिटी है, सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कंपटीशन में कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा हुआ करता था, आंसर में हमेशा आपको दैमाबाद लगाना होता है। ओके, ठीक है। तो बच्चों ताम्र पाषाण काल की जो ग्रामीण संस्कृतियां थी उनको मैंने एक एक करके आपको एनालिसिस करके इस वीडियो के माध्यम से समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको अगर एक बार में ये टॉपिक लगता है कि क्लियर नहीं हो पा रहा, आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, इसको नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। और बच्चों हम अगर बात करें इस वीडियो के बाद आपको जो क्वेश्चन लगाने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कॉपर स्टोन एज के टॉपिक से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल @सुनील सर GS वर्ल्ड _GS वर्ल्ड पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप टेलीग्राम सर्च करेंगे, ठीक है, और मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जाइए क्विज के, और वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है।